तो आज कुछ हम ओवरव्यू लेंगे, रिकैप करेंगे जो पिछला हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं। तो इस वजह से हम रिकैप लेते हैं एक दफा शॉर्ट से जस्ट। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको ना एक पहले रोड मैप बना के दिखाता हूँ इधर, जो हम फॉलो करेंगे, देन हम उसी के गिर्द में सारी आपको थ्योरेटिकल सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जब कंप्यूटर आया था ना, तो मशीन यानी कि बनाई गई थी। तो ये सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते चले। सबसे पहले ये ना हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे क्या होता है। आप जानते हैं जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 1 की होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो हमने जब प्रोग्राम लिखने शुरू किए ना, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना, तो हमने प्रोग्राम 0 1 की शक्ल में बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स, बहुत लेंथी प्रोग्राम लिखे। तो उसमें ये गलती के चांस थे कि अगर किसी भी जगह हमने जीरो की जगह वन या वन की जगह जीरो आ जाता था, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे एरर। तो इसके इसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए साइंसदानों ने लैंग्वेजेस बनाई जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकती थी। जैसे कि इंसानों की जुबान होती है ना, इंग्लिश, उर्दू, इस तरह कंप्यूटर की भी जुबान होती है जिससे वो आसानी से समझ सकता है। तो फिर उनकी असेंबली लैंग्वेजेस बनी, काफी लैंग्वेजेस आई न्यू। जस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बनी, लाइक असेंबली लैंग्वेज बनी, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इस तरह बनते बनते अब जो चल रही है ना, सबसे लेटेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है। हाई लेवल लैंग्वेज से ये मुराद होता है कि इतना कंप्यूटर इंटेलिजेंट है कि वो इजीली सारा कुछ समझ सकता है। अब हमें ज्यादा प्रोग्रामिंग या 0 1 नहीं लिखना पड़ता कुछ भी, हमें जस्ट नेचुरल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। इस तरह वो इजीली समझ सकता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया। जितनी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज अब चल रही है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। वो क्या काम करती हैं, वो हमारे इंसान के क्वेश्चन को, इंसान की रिक्वायरमेंट को समझ के कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं और कंप्यूटर को देती हैं वो कोड। तो इस तरह हमने देखा कि कंप्यूटर किस तरह चीजें समझता है। अब हमने कंप्यूटर के बारे में सीख लिया कि वो कैसे समझ रहा है, सारी चीजें समझ रहा है। हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे, जब हमने ये चीजें कर ली, तो फिर हमने कंप्यूटर से बनाया क्या। तो फिर हमने एप्लीकेशंस बनाई, लाइक सॉफ्टवेयर बनाए। Just a minute, ये इंटरप्शन कब खत्म होगी। तो फिर हमने एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए। बट वो प्रोग्राम्स ऐसे होते थे कि जब आप इंस्ट्रक्शन देते थे ना, ये काम इस तरह होना चाहिए, इतनी देर बाद ही चले, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते थे। वो खुद से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे। लाइक जब भी हम प्रोग्राम बनाते थे ना, हम कहते थे कि यार इतनी टर्न्स के बाद ये चीज ऑन हो जाए, इतने टर्न्स के बाद ये चीज ऑफ हो जाए। तो वो सारी चीजें जो होती थी, वो नॉर्मल मशीन्स होती थी, जो कि इंटेलिजेंट, खुद से इंटेलिजेंस नहीं होती थी उनमें। तो फिर हमने चीज नई दरियाफ्त की, जिसे कहते हैं हम आसान अल्फाज में एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने कंप्यूटर को जहानत देना शुरू कर दी कि कंप्यूटर खुद भी सोच समझ सके। तो ये चीजें हमने कैसे डेवलप की, हमने पहले उसे ट्रेन किया। जैसे हम छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं ना, या क्लास में कोई बच्चा आता है, उसको हम लेक्चर्स देते हैं, सारा कुछ पढ़ाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम उससे एग्जाम लेते हैं। जब ट्रेनिंग के बाद उससे एग्जाम लेते हैं, तो वो प्रिडिक्शन करता है। वो फिर अपनी कारकर्दगी दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है कि कैसा उसने सीखा था, वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह हमने मशीन्स को ट्रेन शुरू करना शुरू कर दिया। तो मशीन को ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले तो हमारे पास आई फील्ड एआई की। अब एआई के अंदर क्या आता था, एआई के अंदर आता था कि हमने किस किस मशीन को किस तरह ट्रेन करना है। फिर हमने देखेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग ऐसी फील्ड थी जिसमें हम मशीन्स को ट्रेन कर सकते थे। लाइक इसमें बहुत सारी मशीन लर्निंग की भी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, जो हम आगे स्लाइड में देखेंगे अभी कुछ। ओके, तो मशीन को ट्रेन करते हुए ये आता था कि मशीन को हम डाटा जो दे रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो वो हम कभी हम देते थे स्ट्रक्चर डाटा, कभी हम देते थे अनस्ट्रक्चर डाटा, कभी हम देते थे इमेजेस का डाटा, कभी हमारे पास ऑडियो का डाटा भी होता था। अब ये देखिए, सबसे पहले इधर हमारे पास इससे पहले एक चीज वैसे मैं भूल गया ऐड करनी चाहिए मुझे, वो है हमारे पास डाटा। क्योंकि जब हमारे पास कंप्यूटर आ गया, प्रोग्रामिंग आ गई, तो हमारे पास डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया ना। तो डाटा क्या है, डाटा अगर आजकल की टर्म में मैं बोलूं, तो डाटा इज अ न्यू ऑयल।
आप देखें कि डाटा जो है ना, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो इतनी कीमती है कि जितना ऑयल भी इतना कीमती नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन के, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ये भूखे होते हैं। उनसे वो क्या करते हैं, उनसे वो मॉडल ट्रेन करके उनको बेचते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचते हैं। लाइक जो कंपनीज कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, लाइक किसी भी तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं वो, उनको वो बेचते हैं कि इस बंदे का इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप इसे ये बेचो। आप देखते होंगे कि आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे कभी कभार एड्स आते हैं, बट आप वो चीज के इंटरेस्टेड होते हैं, 2-3 दिन पहले अगर आपने उसके बारे में बात की होगी ना, तो आपको उसके बारे में ऐड शुरू आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज मैंने भी टेस्ट की थी और मेरे दोस्तों ने भी। यूनिवर्सिटी में ये होता था कि हमने ना डिस्कस किया, कि हमने ना एंड्रॉयड वॉच के बारे में डिस्कस किया, लैपटॉप ऑन था, यूट्यूब ऑन थी। तो हमने कहा कि एंड्रॉयड वॉच लेनी है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ऐसे दो तीन बातें की। और कुछ थोड़ी देर बाद लिटरली हमें स्क्रॉल करते हुए ना फेसबुक पर एंड्रॉयड वॉच के एरर कह दिया, ऐड आना शुरू हो गए। तो वो किस वजह से ऐड आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारी वॉइस को लिया और डाटा को यूज किया। तो आप जब देखेंगे ना कोई भी एप्लीकेशन, अभी मेरे पास इधर मोबाइल तो नहीं शो करवा सकता, आप मोबाइल के अबाउट में जाएंगे ना, अब ऐप इन्फो के में, तो आप देखेंगे, आप अपने हर मोबाइल में आप अपने माइक की, अपने कंटेक्ट लिस्ट की सारी इंफॉर्मेशन, आप गैलरी की भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं हर एप्लीकेशन को। बेशक वो कोई भी एप्लीकेशन हो, मोबाइल में जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो आप अब सारी एक्सेस उसे दे रहे होते हैं। तो अब बात आ जाती है वापस, हमारे पास डाटा आ गया, क्योंकि डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया था कंप्यूटर्स में। तो हमने सोचा अब हम इससे एआई बनाते हैं, हम कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं कि मसनूई जहानत यानी देते हैं कि वो खुद सोच समझ के फैसला कर सके। फिर हमारे पास आ जाएगी मशीन लर्निंग, कि हमने किस किस तरह के मॉडल्स को ट्रेन करना है। अब हमारे पास डाटा इतना ज्यादा आ रहा था कि लाइक शॉपिंग मॉल है हमारे पास, उसमें बहुत ज्यादा यूजर, लाख थाउजेंड्स ऑफ यूजर आ रहे हैं, बट मशीन लर्निंग वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। फिर हमारे पास एक नई टेक्निक हमने निकाली मशीन लर्निंग के अंदर से ही, लाइक उसी की एक सब ब्रांच निकाली जिसे कहते हैं डीप लर्निंग। ओके। सो जब हमने मशीन लर्निंग भी देख लिया, डीप लर्निंग भी देख लिया, तब देन हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस निकली है कि जिसमें हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज आ गया, कंप्यूटर विजन आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डीप लर्निंग आ गया। अब ये देखिए हर चीज में अलग अलग हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको रिलेट करने के लिए स्लाइड ओपन कर ही लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैंने वो वैसे लाइब्रेरी में भी ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं सारे लोग उधर से भी ये स्लाइड, कंटेंट, दिस वन। सो देखें कि आप, एआई मींस टीचिंग कंप्यूटर्स हाउ दे कैन यूज देयर ब्रेन इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन। एआई का जस्ट यही मकसद है कि हम फिक्स इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलना, हमें वो खुद से फैसला, खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके। जस्ट एआई का ये मकसद है। अब इसके आसान अल्फाज में एग्जांपल है कि हम जो कैलकुलेटर होता है उसमें कोई नंबर लिखते हैं ना, वो उसी वक्त कैलकुलेट करके हमें देता है, वो जस्ट सिंपल मशीन है। नो थिंकिंग, नो लर्निंग। बट एआई समथिंग डिफरेंट। AI system can learn from experience, understand patterns and how they improved over the time, just like a humans. तो ये बेसिक एआई की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। अब आपने इसका यूज केस बड़ी कंपनी जैसे कर रही है हमारे डाटा को यूज करते हुए, उन्होंने क्या बनाया, अलेक्सा, सिरी या गूगल असिस्टेंट वगैरह बना लिए। फिर उन्होंने बनाया हमारे पास जो यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। आप देखते होंगे कि आप किसी भी डोमेन की कोई वीडियो देख लेते हैं ना, थोड़ी देर आपको दोबारा रिफ्रेश करके आते हैं, उसी रिलेटेड वीडियोस होम पेज पे शो होंगी। वो क्या करते हैं, उन्होंने मॉडल ट्रेन किए होते हैं, आपके इंटरेस्ट को पिक करके आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इससे सिमिलर वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बड़े मॉडल्स उन्होंने बना लिए हमारा डाटा को यूज करते हुए इंटरनेट से। उन्होंने जेमिनाई, क्लाउड, चैट जीपीटी, ये सारे मॉडल्स भी डाटा की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से बने गए हैं। उसके बाद आ जाती है कार सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि बहुत हेल्पफुल है। इन्होंने इमेजेस का डाटा यूज किया। जस्ट अ मिनट, कोई नॉक कर रहा है डोर, जस्ट अ मिनट। कर दो।
तो अब हम आ जाते हैं वापस स्लाइड पे ही आ जाते हैं, चलें। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में ये होता है कि हम कंप्यूटर विजन का मॉडल ट्रेन करते हैं। लाइक हम इमेजेस को, सारी इमेजेस रोड की लेते हैं और मॉडल को ट्रेन करने के बाद कहते हैं कि तुम जब भी सड़क रोड पे, जब सड़क पे जाओगे, मशीन ये हमारी कार जाएगी, तुम साइडों से सारी चीजें देख के प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या चीज आने वाली है। तो ये भी एक एआई की टाइप उन्होंने बना ली कि एआई में हमने कंप्यूटर विजन भी यूज की है। अब आ जाते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एआई। अगर जनरली देखा जाए तो ओवरऑल तीन भी होती हैं वैसे, जो कि अभी एक्सपेक्टेड होती है, वो हम ऐड कर लेते हैं। और बट हम अगर ओवरऑल कंबाइन कर ले तो दो ही है बेसिकली। एक एआई है नैरो एआई, जो प्रेजेंट एआई है। इसका क्या टास्क है कि अभी इसकी जो एबिलिटी है ना, वो एट ए टाइम ना किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट हो सकती है। एट ए टाइम वो किसी एक काम को अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे सकती है। बट जो जनरल एआई होगी ना, स्ट्रॉन्ग एआई, जो आपने रोबोट्स या मूवीज में देखे होंगे, लाइक जारवेस या आयरन मैन, तो वो क्या है, फ्यूचर की एआई है जो कि सेम लाइक अ ह्यूमन, यूजिंग रीजनिंग एंड कॉमन सेंस आल्सो एज वेल। सो वो थोड़ी एडवांस एआई होगी। बट हम अभी जितनी भी एआई पे रिसर्च हो चुकी है ना, वो नैरो एआई पे हुई है। तो हम उसकी कुछ एग्जांपल्स आपने देख ली ऊपर, तो हम नैरो एआई पे भी डिस्कस करेंगे। अब उसकी नैरो एआई में कितनी आ जाती है एआई की शाखें, लाइक सबसे पहले हम एआई में अगर डीप डाइव करते हैं तो हमारे पास मशीन लर्निंग आ जाती है, फिर डीप लर्निंग आ जाती है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर कंप्यूटर विजन। ये बेसिक चार है। बट अगर हम मजीद डीप डाउन जाए कि कब मशीन लर्निंग यूज करनी है, वो भी हम देख सकते हैं कि जब मशीन लर्निंग हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर वे में होगा और लिमिटेड डाटा होगा, हम छोटे मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे। बट अगर हमारे पास डाटा ही बहुत ज्यादा होगा, अनलिमिटेड डाटा होगा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉपिंग मॉल है, हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो हमारे पास इतना डाटा हो रहा है कि हम छोटे मॉडल लाइक मशीन लर्निंग की टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। और हमारे पास ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ पैटर्न ना बन रहे हो। तो ये जब तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास पैटर्न डिफाइन हो रहे होंगे। पैटर्न से डिफाइन करने से या फीचर्स डिफाइन से मुराद ये है, मैं आपको डॉक्यूमेंट में ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, उसमें मेरे पास डाटा है। एक में ये हाउस, यही मैं एग्जांपल देता हूँ, हाउस एरिया। और उसके बाद मेरे पास है प्राइस, लोकेशन। कुछ कॉलम्स है मेरे पास ना, एक डाटा बनाने लगा हूँ जस्ट रैंडम से। हाउस एरिया लग 300 लगा लेते हैं, फिर प्राइस लगा लेते हैं, चले $500। लोकेशन लगा लेते हैं, चले FST। इस तरह मेरे पास ना बहुत ज्यादा डाटा है, मैं अभी इतना ज्यादा नहीं क्रिएट करता। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास कॉलम्स होंगे ना, ये होंगे फीचर्स। तो इनको क्या कहते हैं, फीचर्स। अगर हमारे पास डाटा जो हम तैयार कर लिया हमने, उसके में फीचर्स डिफाइंड है, तो हम मशीन लर्निंग यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास फीचर्स डिफाइंड नहीं है, डाटा ही बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, लाइक कोई सेंस नहीं बन रही कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा इकट्ठा हो रहा था सारे का सारा एक शॉपिंग मॉल में, बट आपको पता नहीं चल रहा हम इससे सेंस क्या बना सकते हैं, किस इससे हम हेल्पफुल कम्प्लेक्स पैटर्न कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन हम डीप लर्निंग यूज करेंगे। वो क्या करती है कि ह्यूमन, उन्होंने नर्वस सिस्टम जो हमारा है ना, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स हमारे जो है, इंसान का दिमाग होता है, उससे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बनाया। सेम लाइक इंसानों की तरह वो मल्टीपल पैटर्न सोचता है। लाइक अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, तो आप एट ए टाइम दूसरी चीजें भी सोच रहे होंगे इर्द गिर्द, आप इधर भी तवज्जो होगी, आप एट ए टाइम मल्टीपल चीजें सोच सकते हैं। तो इसी तरह डीप लर्निंग में ये होता है कि मल्टीपल पैटर्न डिफाइन होकर निकलते हैं हमारे मॉडल से। देन हम उससे अच्छी आउटपुट ले सकते हैं। जो हमारे मोस्टली वॉइस मॉडल्स होते हैं ना, वॉइस रिकॉग्निशन मॉडल, गूगल ट्रांसलेटर्स हो गया, ये हमारी ऑडियो लैंग्वेजेस पे ट्रेन होते हैं। तो इसमें आप देखें कि मॉडल कैसे पैटर्न निकाल पाएगा। वो ये करता है कि सबसे ज्यादा अगर उसने कोई वर्ड सीखा है ना लर्निंग के दौरान, लाइक मशीन क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कम हेयर, कोई भी वर्ड सोचा है, तो जब हम उससे ट्रांसलेट करवाएंगे ना, तो वो इजीली ट्रांसलेट कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैटर्न्स बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार इसी के एक एग्जांपल है। अब आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम ये करते हैं कि अपने हम इस फील्ड में ये देखते हैं कि कैसे हमारी मशीन हमें अंडरस्टैंड कर पाती है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर्स तो सिर्फ कंप्यूटर्स की लैंग्वेज समझते हैं ना, बट हम नेचुरल लैंग्वेज जो इंसानों की लैंग्वेज होती है, उसको कैसे हम
डिलीवर करें कंप्यूटर को कि वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो इस तरह की फील्ड में जितना भी काम हुआ है वो सबसे ज्यादा फेमस तो हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनी है और गूगल ट्रांसलेटर्स है। और एक और फील्ड है हमारे पास कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन ने क्या किया है कि डीप लर्निंग की टेक्निक को यूज किया है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर विजन हमने इमेज यानी विजन की सलाहियत दी है अपने कंप्यूटर को। तो इसने क्या किया, इमेजेस को देखते हुए मॉडल ट्रेन हुआ। अब वो सिर्फ इमेजेस पे ट्रेन हुआ है। तो अब ये करता है कि हम कोई भी अननोन इमेज देते हैं तो वो प्रिडिक्ट करके बताता है ये कैट है, ये डॉग है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं, आप स्मार्ट हमारे फोन देख सकते हैं, उसमें हम पहले अपना फेस स्कैन करते हैं, देन वो ट्रेन हो जाता है, जब दोबारा वो फेस आता है तो वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है ये वही इंसान है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इसकी एक एग्जांपल है। सिक्योरिटी कैमरास जो हमारे रोड पे चलते हैं, जो चालान काटते हैं, वो कैसे काटते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा नंबर प्लेट्स पर, बहुत सारे बाइट्स पर, बहुत ज्यादा इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस पर मॉडल को ट्रेन कर लिया है। जब वो दोबारा कोई इमेज ऐसी आती है जो एबनॉर्मल लगती है, उन्हें लगता है कि ये लाइक सस्पिशियस है, तो वो उसे फॉल्स पॉजिटिव कर देता है। इस तरह वो एक डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसका चालान होगा। तो वो कंप्यूटर विजन की टेक्निक यूज करते हैं। अब मजीद डीप डाइव जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मशीन लर्निंग में। आप इसकी भी टाइप्स देख सकते हैं इंटरनेट से, मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल है, मैं इसलिए इतना डीप डाइव नहीं जाऊंगा। चले अब बैक आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स पे। अब हमने देख लिया है, इसमें डीप लर्निंग भी देख लिया, व्हाट इज एनएलपी, कंप्यूटर। उसके बाद हम देखेंगे एजेंट्स। सबसे पहले देखेंगे एलएलएम, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज एजेंट। ओके, एजेंट क्या होते हैं और एजेंटी क्या होती है, वो भी हम आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वो भी मेरे पास एक स्लाइड है। वैसे तो मैंने इसकी स्लाइड बनाने के लिए दी हुई है वैसे सेम चीजों की किन्हीं को। ये कि एआई मॉडल है जिसने अभी शायद बना दी हो। स्लाइड देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसे भी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कैसी बनी है स्लाइड। तो आप लोग भी अगर कोई किसी टॉपिक पे क्लास में या किसी को समझाने के लिए कोई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप kimi.com पे आए, अपना जो भी आप बनाना चाहते हैं एक्सप्लेन कर दें डिटेल से कंसेप्ट अपना, तो वो आपको स्लाइड बना देगा बड़ी अच्छी और एनिमेटेड सी। आप ये देख सकते हैं, इतनी अच्छी तो नहीं मुझे वैसे लग रही, बट इसको मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि थोड़ा इसकी कलर स्कीमिंग अच्छी करे। वैसे ये जो चीज अभी हम पढ़ के हटे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एआई की फील्ड आई थी, जैसे कि हमने देखा कि कंप्यूटर्स डूइंग थिंग्स नीड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। फिर हमारे पास मशीन लर्निंग आई, उसके बाद हमने डीप लर्निंग उसी की सब टाइप निकाली है। अब ये एग्जांपल्स भी उन्होंने ऐड किए हैं वैसे। वाह। चलो इसको मैं बाद में रिफाइन करके आपको भेज दूंगा। ओके, अब हम देखते हैं एलएलएम क्या है, एजेंट क्या है और एजेंटिक एआई क्या है। इसकी मेरे पास स्लाइड बनी पड़ी है, बनी तो नहीं, मैंने किसी से डाउनलोड कर ली थी। ओके, अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल एआई पे। जस्ट हम ट्रेडिशनल एआई, जब जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमारी ट्रेडिशनल एआई में ये होता था कि हम मॉडल को ट्रेन करते थे। लाइक हमने मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन किया, डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन किया, हमारे पास डाटा होता था ना, तो हमने मॉडल ट्रेन किया, हम उससे प्री प्रिडिक्शन करवाते थे। तो अब हमारे पास जो लेटेस्ट चीजें चल रही है ना दुनिया में, आप लोगों को जो सीखनी चाहिए वो है जनरेटिव एआई। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी ना इंटरनेशनली, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सारे इंटरनेट से डाटा लिया, उसको स्क्रैप करके ना एक मशीन लर्निंग का यानी डीप लर्निंग का कह लें, डीप लर्निंग का डेफिनेटली क्योंकि बड़ा डाटा था, तो उन्होंने एक मॉडल ट्रेन किया जिसे कहते हैं जनरेटिव एआई मॉडल्स। आप उसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जेमिनी, क्लाउड कोड, चैट जीपीटी, मेटा, ये सारे जनरेटिव एआई मॉडल्स कहलाते हैं। Generative AI models is a type of artificial intelligence that can create a new content and ideas such as text, images, videos, audio, and even computer code. So ये definitely सारी चीजें generate कर सकते हैं based on their previous trained knowledge. They cannot create something new because they have trained on a specific data. So for example, हमने इंटरनेट से जो डाटा लिया ना, ये उसी के बारे में आपको आंसर दे सकते हैं, कुछ नया नहीं करके दे सकते, इसलिए इनको जनरेटिव एआई मॉडल्स कहते हैं। तो आप चैट जीपीटी पे जाएं फॉर एग्जांपल, आप कहें कि राइट अ पोएम,
कुछ भी आप लेटर या ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं, वो आपको लिख के इजीली दे देगी। अब जाके कहते हैं कि जनरेट अ इमेज, आपको वो चैट जीपीटी इमेज भी जनरेट कर देगी। बट एलएलएम आंसर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन लार्ज डाटा इट्स ट्रेन ऑन। तो जैसा कि लिखा भी है कि जस्ट अपने ट्रेनिंग डाटा पे ही आपको आंसर दे पाएंगे। अब एक चीज आपने देखी होगी, मैं एलएलएम क्या कह रहा हूँ बार बार, एलएलएम से मुराद लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस पे, बहुत ज्यादा डाटा पे जब ट्रेन किया गया मॉडल होगा, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाएगा। अब ये एक लिमिटेशन है, आप कुछ भी चीजें पूछते हैं वो आपको आंसर कर पाता है चैट जीपीटी जेमिनी इजीली। बट अगर आप कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं वो आपको आंसर नहीं कर पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है। आप कहते हैं कि प्लीज बुक का लोएस्ट प्राइस रिटर्न टिकट फ्रॉम टोरंटो टू न्यूयॉर्क, तो ये डेफिनेटली कभी नहीं कर पाएगा। आपको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। Just a minute। मैं अभी लाहौर हूँ, तो लाहौर टू एफएसटी कहते हैं। लेट्स सी। तो ये देखें, श्योर आई कैन नॉट बुक अ टिकट डायरेक्टली। सो ये चीजें कभी नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने ट्रेन किए गए नॉलेज पे ही आंसर दे पाएंगे आपको। अब आप कह रहे होंगे कि जस्ट ट्रेन किए हैं नॉलेज पे, बट समटाइम्स वो आपको लेटेस्ट चीजें भी बता रहे होते हैं। अगर आप करेंसी पूछते हैं या आप टाइम पूछते हैं या वेदर पूछते हैं, तो ये भी बता देते हैं। वो भी मैं इस चीज पे आता हूँ वापस। तो ये देखिए कि जब हम कम्प्लेक्स चीजें पूछते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं है उनके उनके लिए करना, तो ये इनकी लिमिटेशन है। तो अब हमारे पास इस चीज को फिक्स करने के लिए हमने बनाई है एजेंट्स। एजेंट्स और एलएलएम में जस्ट एक सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। आप ये देखेंगे एलएलएम है और ये भी एलएलएम है। जस्ट इसके साथ क्या अटैच किया मैंने, टूल्स। अगर आप किसी के साथ कुछ आर्म्स या टूल्स अटैच कर दें तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हमने सिंपल एलएलएम जो था वो इस चीज का आंसर नहीं दे पा रहा था, हमने उसके साथ टूल्स अटैच कर दिए। मैंने एक टूल अटैच किया एक्सपीडिया एपी का, जो कि ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज होता है। टूल की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसके बाद। उसके बाद मैंने टूल ऐड किया जीमेल का, जो कि हमें ईमेल पे सेंड कर देगा हमारी टिकट फ्लाइट की। और एक नॉलेज स्टोरेज का टूल ऐड किया, जिसमें मैं अपनी पर्सनल स्टोरेज रखूंगा, लाइक अपना आईडी कार्ड, अपना पर्सनल सीएनआईसी। तो टूल से मुराद ये होता है कि कोई भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या एपीआई की जो आप एलएलएम के साथ कनेक्ट कर दो, वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली आपके लिए काम करेगी। आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने एक वेदर की एपीआई है। वेदर की जो वेबसाइट्स होती है ना, अगर मैं इधर जाऊं वेदर चेक की वेदर एपीआई, इस पे जाऊंगा ना, तो एक तो हम वेदर चेक करना हो तो उनकी डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बट दूसरा, वो हमें एक सीक्रेट की देते हैं। हर प्लेटफॉर्म की ना एक सीक्रेट की होती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं इधर गेट की करूंगा तो मुझे की प्रोवाइड हो जाएगी, पर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक तो हम यूआई से वेदर चेक कर सकते हैं, दूसरा इनकी सीक्रेट की को यूज करते हुए वेदर चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सीक्रेट की को यूज करूंगा, तो एक फंक्शन बना लूंगा जो वेदर चेक करेगा। अभी तो ये फ्लाइट बुकिंग करना है। सेम इसी तरह अगर मैंने इस एजेंट को वेदर चेकिंग के लिए बनाना होगा, तो मैं इधर वेदर की एपीआई यूज कर लूंगा। तो इसी तरह जीमेल भी हम अगर यूज करते हैं, तो इधर से डायरेक्ट अगर मैं जीमेल पे जाऊं, तो इस तरह जीमेल को यूज करते हैं, जो यूआई साइड है। बट अगर हम जीमेल को किसी टू एजेंट के साथ कनेक्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी एपीआई यूज करेंगे। तो मैंने एपीआई को अगर हम किसी एजेंट के साथ लगा लेंगे, वो हमारा एक टूल बन जाएगा। अब एजेंट की डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी एलएलएम के साथ कोई टूल अटैच कर देते हैं, तो वो हमारा एक एजेंट बन जाता है। अब ये क्या करेगा, सर्च चीपेस्ट फ्लाइट टिकट फॉर अस, बुक अ फ्लाइट फॉर अस एंड सेंड अस एटर्नरी ईमेल। तो ये हमें फ्लाइट बुक करके हमें ईमेल पे सेंड कर देगा। अब आ जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारे पास है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई में ये होता है कि जो इसमें लिमिटेशन है ना, वो फिक्स कर देता है। अब एजेंट में ये इश्यू आ रहे थे कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने फ्लाइट बुकिंग का कहा है, पर मेरा वीजा एक्सपायर है या मेरा पासपोर्ट नहीं चल रहा, तो ये एजेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा टूल ही नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसे फिक्स आउट कर दे इस इश्यू को। अब आ जाती है हमारे पास एजेंटिक एआई, जो आपने इंटरनेट पे सुना होगा कि एजेंटिक एआई और एजेंट्स ये क्या होते हैं, एलएलएम क्या होता है। अब आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे इनके बारे में, विजुअली आप देख सकते हैं। तो एजेंटिक एआई में ये होता है कि मल्टीपल एजेंट्स वर्किंग टुगेदर। और इसमें ये होता है कि हम मल्टीपल एजेंट्स को इकट्ठा काम करवाते हैं एक साथ किसी एक टास्क के लिए।
अब ये हमारा जो एजेंटिक एआई वर्क फ्लो बनेगा ना, अगर मैं इनको एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसे वर्क फ्लो कहते हैं। ये भी आपने वर्ड सुनेंगे फ्यूचर में कि वर्क फ्लो बनाना है, मुझे ये चीज बनानी है, इसका N10 का वर्क फ्लो बनाना है, इस चीज का वर्क फ्लो बनाना है। तो जब हम एजेंट्स को कंबाइन करके एक वन प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो हमारा एक वर्क फ्लो बन जाता है। अब इस वर्क फ्लो में क्या बनाया मैंने, एजेंटिक एआई यूज किया कि मल्टीपल एजेंट्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब सेम टास्क अगर मैं फ्लाइट बुकिंग का देता हूँ, तो सबसे पहले इस एजेंट के पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एजेंट के पास इशू आ गया है, मेरा पासपोर्ट में इशू था, तो ये टास्क डेलीगेट कर देगा पासपोर्ट प्रोसेसिंग के एजेंट को। वो चेक करेगा उसकी वैलिडिटी, उसकी एक्सपायर होगा तो सबमिट कर देगा रिन्यू एप्लीकेशन। अब ये देख सकते हैं कि हर एलएलएम के साथ कोई ना कोई टूल लगा हुआ है। अब इस एलएलएम के साथ ये टूल है, इसके साथ ये टूल है, इसके साथ ये टूल है। तो एजेंट विदाउट टूल्स नहीं कभी बन सकता। एजेंट विदाउट टूल जो है वो एलएलएम जस्ट होता है, सिंपल। अब ये देखें कि एजेंटिक एआई में मल्टीपल एजेंट्स कम्प्लेक्स टास्क के लिए हम यूज करेंगे इसको। अब इसका छोटा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं। जब हमारे पास जनरेटिव एआई मॉडल्स थे, तो वो क्या करते थे, रिस्पॉन्स बेस्ड अपॉन प्री ट्रेन नॉलेज, जिन पे उनको ट्रेन किया होता था उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। नो टूल यूटिलाइजेशन, नो डिसीजन मेकिंग। बट एजेंट क्या करते हैं, डिसाइड कम्प्लेक्स टास्क बेस्ड अपॉन इनपुट, use tool API complex task, make decision into complete task. Agentic AI में होता है complete multi steps and with planning and coordination goals. अगर ये हम ऐसा कोई वर्क फ्लो बनाना और जो बहुत ज्यादा लेंथी हो, उसमें ये होगा कि मल्टीपल एजेंट्स होंगे, पहला प्लानिंग करेगा, दूसरा एग्जीक्यूशन करेगा, तीसरा चेक करेगा, देन हमें फाइनल आउटपुट आएगी। जो कि एक्चुअली दुनिया में इस तरह के एजेंट्स बन भी रहे हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा। और मैंने एक मल्टी एजेंट का वर्क फ्लो बनाया हुआ है यूएसए के क्लाइंट के लिए, बल्कि मैं बाद में आपको डेमो देता हूँ उसका। उसके बाद यूज मल्टी टूल्स विद एजेंट्स, प्लान डिसीजन एंड अडॉप्ट चेंजेस। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक इन चीजों का। अब ये देख सकते हैं कि हम इनको बना कैसे सकते हैं इन एजेंट्स को। हमारे पास बेसिकली तीन तरीके होते हैं, बट इधर दो लिखे हुए हैं। एक तो है नो कोड टूल्स, एक लो कोड टूल्स, एक है बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैचिंग टू स्क्रैच फ्रॉम कोड। लाइक हम बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैचिंग से, कोडिंग से भी बना सकते हैं इन एजेंट्स, इन वर्क फ्लोज को। वो क्या है, हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, लाइक पाइथन हो गया, हम जावा में बना सकते हैं। इस तरह हम किसी ना किसी लैंग्वेज में यूज करते हुए ये एजेंट्स बना सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आप नो कोड टूल्स यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लो कोड पे भी जाएंगे। हम नो कोड की एग्जांपल है make.com। अगर आप उस साइट पे जाएंगे, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एजेंट्स वर्क फ्लोज बना सकते हैं इजीली। आपको कुछ भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ क्रेडिट फ्री देते हैं, बट ये पेड होते हैं प्लेटफॉर्म। और दूसरा जो लो कोड है हमारे पास, मैं वो हाईली रिकमेंडेड हूँ, मैं वही वो करूंगा, वो है N10। सॉरी, मैंने साइट ही गलत लिख दी। N10 एक ऑटोमेशन एआई वर्कफ्लोज एजेंट्स बिल्डिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि ओपन सोर्स है। ये जस्ट चार्ज इसलिए करते हैं कि ये, क्योंकि इन्होंने कोड तो ओपन सोर्स कर दिया है, बट इसको चलाने के लिए हमारे सर्वर पे कॉस्ट आएगी। लाइक अगर हम ये चीज चला रहे हैं ना, ये किसी ना किसी जगह पे तो कोड पड़ा ही है ना ये वेबसाइट का, तो इसकी कॉस्ट पड़ रही है। तो इसलिए वो चार्ज करते हैं हमसे, बट हम कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारे फ्री वे सिखाऊंगा कि जैसे हम लर्निंग के लिए फ्री वे यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो अगर हम इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे गिटहब पे, तो हमें इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कोड मिल जाएगा, ये पब्लिक है। तो हम इस कोड को यूज करते हुए अपने पास इसे इंस्टॉल कर लेंगे, और हम उससे लर्निंग कर लेंगे, एजेंट्स बना लेंगे, वर्क फ्लोज बना लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारे अपकमिंग आने वाली क्लासेस में भी होगा। और किधर गए थे हमारे डॉक्यूमेंट। एजेंटिक की आई का भी आपको समझ आ गई, एजेंट की भी आ गई, एलएलएम की भी आ गई। अब आ जाती है हमारे पास, जब ये चीजें बना रहे होंगे, तो हम क्या किस चीज को यूज करेंगे। लाइक इनसे इंटरेक्शन के लिए हम प्रॉम्प्टिंग तो यूज करेंगे ना। प्रॉम्प्टिंग एक टेक्निक है कि कैसे हम एलएलएम से कोई चीज बनवा सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। उसमें आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, लाइक फ्यू शॉट, जीरो शॉट, चेन ऑफ थॉट और रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, जो कि हमारी लास्ट क्लास भी हुई थी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग ये होती है कि सेम हम प्रॉम्प्ट ही देते हैं। प्रॉम्प्ट से तो हम ऐसे लिखवा लिया इमेजेस बनवा ली, कुछ ना कुछ बनवा लेते हैं ना प्रॉम्प्ट दे के। बट कभी जब हम प्रॉम्प्ट दे के ना किसी भी एलएलएम से या किसी एजेंट से, तो हम कुछ बनवाते हैं ना, कुछ कोड लिखवाते हैं कोई, देन इस चीज को कहते हैं कि वाइब कोडिंग।
आप कोई एप्लीकेशन बनवा लें तो इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। अभी कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि ऐड नहीं हो पा रहे। ओके, मैंने बस अपने इस पोर्टल पे टाइमर लगाया हुआ है वैसे, उनको लिंक सेंड कर देते हैं चले। ओके, तो अगर किसी का कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले काइंडली, क्योंकि मैं काफी देर बोल चुका हूँ। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कोई सवाल? बट ओके सर, एलएलएम के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो ठीक है, ये मैं सोच रहा था ये आ ही जाए बच्चे जो रहते थे अभी। मैंने ना इस पोर्टल में टाइम सेट किया होता है ना कि क्लास का जब टाइम हो, तो क्लास का टाइम में 10-15 मिनट या 20 मिनट का टाइम आई थिंक मैंने सेट किया हुआ है। उसकी दौरान अगर आप पोर्टल में एंटर करते हैं कोड क्लास का, तो आपकी अटेंडेंस उसी वक्त मार्क हो जाती है, तो आपको लिंक मिल जाता है। अगर उस टाइम के बाद आप करेंगे तो फिर आपको लिंक नहीं मिलेगा। तो ये बस एक आप लोगों की पंचुअलिटी के लिए ऐड किया था चेक। अब मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको एजेंटिक एआई और एलएलएम के बारे में। एलएलएम के बारे में सिंपल अगर मैं कहूँ ना कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आप अगर किसी लाइब्रेरियन से पूछे ना कि मुझे पाकिस्तान के बारे में या हिस्ट्री के बारे में कोई टॉपिक बताओ, वो क्या करेगा, उसको खुद तो पता नहीं होगा। वो क्या करेगा, रैक में जाएगा और बुक्स जहाँ लगी होंगी, वो स्पेसिफिक वो उस टाइप की बुक उठाएगा और आपको जो भी आपने पूछा होगा उसका आंसर फाइंड करके आपको दे देगा। तो ये क्या किया है लाइब्रेरियन ने, एक खुद से, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसने आपके क्वेश्चन को समझा और उसको अंडरस्टैंड करके आपके लिए आंसर बना के दे दिया। बट यही चीज अगर हम देखें कि एलएलएम कर रहा है, वो सेम चीज एलएलएम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा डाटा, जितना भी लाइब्रेरियों में जितना भी ऑनलाइन सारी बुक्स थी, सारे का सारा डाटा उन्होंने ट्रेन किया। अब वो अब हम मशीन से कुछ पूछते हैं, वो बिल्कुल वही हमें आंसर फाइंड करके दे देती है। अगर मैं थोड़ा डीपली जाऊंगा तो आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेन कर लूँ, फिर हम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम इसमें यूज होते हैं। क्योंकि एलएलएम्स के अंदर बेसिकली अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मर्स का कंसेप्ट होता है, जिसमें हम एम्बेडिंग्स, इनकोडर और डिकोडर्स होते हैं। लाइक हमारा क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली कभी भी एलएलएम के पास इंग्लिश में नहीं जा रहा होता। मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज और है, इंसानों की लैंग्वेज और है। वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर्स में, देन हम उसको कन्वर्ट करते हैं। बल्कि मैं आपको एम्बेडिंग्स के बारे में पढ़ा ही देता हूँ। ये हम टॉपिक लिख ही लेते हैं, जो कि एक आने वाला और फ्यूचर में पढ़ने वाला टॉपिक है एम्बेडिंग्स, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी जब हम चैटबॉट्स वगैरह बनाएंगे। एम्बेडिंग्स अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, ये मैथमेटिकल एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है रियल वर्ल्ड डाटा की, सच एज वर्ड, इमेजेस और ऑडियो यूज बाय एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना, लाइक टेल मी अबाउट एआई, तो ये मैंने एक नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है। जब ये मॉडल के पास यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाएगा ना, वो ये वर्ड नहीं जाएंगे, वो एक खास नंबर्स में जाएगा, कन्वर्ट होगा इस तरह। वो एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, खास नंबरों में कन्वर्ट होगा। अब ये खास नंबरों में किस तरह कन्वर्ट होगा, वो किसी एक मॉडल के जरिए कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, इस तरह एम्बेडिंग के मॉडल है जो इन नंबरों को कन्वर्ट करते हैं। वो एम्बेडिंग मॉडल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन ए के भी हैं, जेमिनाई के भी हैं एम्बेडिंग मॉडल। ओपन ए के देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया है, जब अपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर रहे थे ना, तो जब चैट जीपीटी बना रहे थे, तो जिस डाटा को उन्होंने कन्वर्ट किया था ना नंबर्स में, जिस मॉडल्स के जरिए किया था, उन्हीं मॉडल्स को उन्होंने पब्लिक कर दिया सबके लिए।
कि वो दोबारा डिकोडिंग कर सके। उन्होंने क्या किया था, हमारे डाटा को, टेक्स्ट को, ह्यूमन टेक्स्ट को नंबरों में कन्वर्ट किया, एक खास रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया और स्टोर करवा दिया डेटाबेस में, कंप्यूटर मशीन्स में, बड़े बड़े कंप्यूटर में। अब ये होता है कि वही एम्बेडिंग मॉडल को हम दोबारा यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिकोडर यूज करते हैं, इनकोडिंग करते हैं पहले, फिर डिकोडिंग करते हैं। फिर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो होता है इनकोड होता है, फिर डिकोड होता है। ये दोनों प्रोसेस हो रहे थे हर दफा जब हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं। तो हमारे नंबरों को दोबारा, हमारे क्वेश्चन को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। देन वो हमारे डेटाबेस में, जहाँ पे सारे बड़े कंप्यूटर्स में मॉडल ट्रेन पड़ा है, उससे वो सिमिलर नंबर्स फाइंड करके लाते हैं। देन वो सिमिलर नंबर्स जब हमारे पास आते हैं, फिर हम दोबारा उन नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह हमें वो मोस्ट रेलिवेंट आंसर मिल जाता है। मैं आपको इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल चला के दिखा देता हूँ, जो कि हमारे एन में चल रही है। तो इस चीज को कहते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस तरह एलएलएम्स काम करते हैं। अभी और क्या पूछा था, एजेंटिक है, वो मैं बताता हूँ अभी बस। ये मैंने एक चैटबॉट बनाया था, रिट्रीवल। ये एक छोटा सा एलएलएम बनाने की, पर्सनल एलएलएम बनाने की टेक्निक ही समझ लें, कि जिसमें ये करता हूँ कि मैं, ये एक नॉलेज बेस है, स्टोरेज है, जिसमें मैं ये देखें एम्बेडिंग मॉडल यूज कर रहा हूँ। अब ये स्क्रैच से दिखाता हूँ, इंजेक्शन और रिट्रीवल दोनों ही। ये इंजेक्शन है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कोई बुक है, बहुत बड़ी बुक है। तो उस बुक से मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी पूछूं, मुझे उसी वक्त उसमें से आंसर मिल जाए और एक्यूरेट आंसर मिले। ना कि मैं पूरी बुक को, पीडीएफ को स्क्रॉल करूं, या मेरे पास फिजिकल बुक है तो मैं उसमें से पेज फाइंड करूं किधर इस चीज के बारे में लिखा गया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस बुक को किसी ड्राइव पे रखूंगा। लाइक ये तो मैंने एक पीडीएफ सेलेक्ट की हुई है ना एन के बारे में। मैं कोई बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सर्बिया का बहुत डाटा पड़ा है वैसे, ऑडियो में ही है वैसे। बुक कोई मिल जाए ना तो पीडीएफ में। हम ऐसा करते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ चीज करते हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, 9th क्लास या किसी भी क्लास की ना बुक डाउनलोड करते हैं, या 10th की कर लेते हैं, 9th की कर लेते हैं। चलो अभी डाउनलोड करके मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। अभी कुछ पूछ रहे हैं। ओके सर, क्लास खत्म होने वाली है। आज काफी लेंथी हो गई क्लास, बट आपको आई होप काफी चीजें कवर हो गई होंगी। मैंने वो बताना तो था कि हम एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, बट वो अच्छी चीज है, मैं वो भी सिखाऊंगा। बट आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल चीजें पता होंगी ना, तो हम प्रैक्टिकली फिर इजीली समझ पाएंगे कि चाहे जो कोडिंग मॉडल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे चीजें जनरेट कर रहे हैं। अगर किसी के पास बुक है तो मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की बुक पीडीएफ में हो तो, ताकि इधर से टाइम बच जाए। ये डाउनलोड ही नहीं हो रही, ये देख लेता हूँ। साइट ही नहीं चल रही। ये मिल गई है। बताएं किसी के पास है कोई पीडीएफ में बुक पड़ी, 9th 10th किसी भी 11th 12th किसी भी। ऐसा करता हूँ कि ड्राइव खोल लेता हूँ तब तक। ओके, बुक आ गई है। मिस्ट्री की बुक है, इसी को ले लेते हैं एज एग्जाम्पल। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि एन में ना कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है कि डायरेक्टली हम फाइल अपलोड कर सकें। तो हम ड्राइव में, गूगल ड्राइव में रखेंगे फाइल को, फिर उधर से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरे पास गूगल ड्राइव खुल गई है, मैं इधर से फाइल अपलोड करता हूँ जस्ट।
ये थिंग्स तो ये रीडेबल होगी तो मॉडल पढ़ ही लेगा सारी चीजें। इसे मैं खोल के रखता हूँ, हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बारे में आंसर में कैसा मिलता है। ठीक है, अभी ड्राइव पे अपलोड हो जाए बस। जी हो गई है। अब आ जाते हैं N10 पे। N10 ये देखिए, मैं इसे क्लोज करके दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये बुक मुझे इधर शो हो जाएगी। मैं इधर जस्ट पीडीएफ लिखता हूँ या केमिस्ट्री लिख लेता हूँ, केमिस्ट्री नाम था बुक का। या 9th केमिस्ट्री। ये तो क्विज पेपर है, कुछ और ही है। जस्ट मिनट चेक कर लूँ, केमिस्ट्री 10th लिखा हुआ है। यस, ये थर्ड वाली। तो ये देखिए, मुझे इधर पीडीएफ में जो बुक अपलोड की थी ड्राइव पे शो हो गई है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब ये प्रोसेस क्या होगा, मैं इधर से ट्रिगर करूंगा, ये मेरा ट्रिगर होगा मॉड्यूल, और पीडीएफ फाइल जो हमारी बुक का डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखेंगे पाइनकोन जो हमारा है ना वेक्टर स्टोर है, इसमें हम अपने जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में जिसकी वेक्टर्स की बात कर रहा था, नंबर्स की, वो स्टोर होंगे और हमारा टेक्स्ट स्टोर होगा। हम डायरेक्टली पूरी बुक को कभी भी स्टोर नहीं करवाते, क्योंकि एलएलएम की जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, उनकी कंटेक्स्ट विंडो होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे अभी याद आ गया। ये एलएलएम के फौरन बाद ही आपको करवाऊंगा। कंटेक्स्ट विंडो जो कि एक लिमिटेशन होती है, लाइक कंटेक्स्ट विंडो से मुराद उसकी लिमिटेशन कि वो कितने वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाता है एट अ टाइम। तो उसकी इतनी लिमिट नहीं होती कि पूरी बुक का टेक्स्ट समझ पाए। अगर हम उसे पूरा देंगे टेक्स्ट सारे का सारा, तो हम क्या करते हैं कि उसको स्प्लिट करते हैं चंक्स में। ये देखें, डिफॉल्ट डाटा लोडर ये क्या करेगा कि डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि फाइल किस टाइप की है, पीडीएफ है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेगा खुद ही, और ये सिंपल स्प्लिटिंग करेगा। हम कस्टम भी कर सकते हैं कि 200 चंक्स का हो, ये देखें 200 करेक्टर ओवरलैप होगा, और 1000 चंक के करेक्टर को ये स्प्लिट कर देगा, और ये मल्टीपल चंक्स बना देगा बुक के ना। मे बी ये पेजेस वाइज स्प्लिट कर ले, लाइक जितने पेजेस होंगे उतने हमारे पास चंक्स बन जाएंगे। मैं आपको वो भी शो करवाऊंगा। और पाइनकॉन में मैंने ये स्टूडेंट के लगा दिया हुआ वैसे। मैं इससे पहले क्लीन करके आता हूँ उधर से, इस ब्राउजर से पाइनकॉन में जाके। जस्ट अ मिनट, अगर क्लास खत्म भी होगी तो मैं ये कंप्लीट करके आ जाऊंगा, आप जरूर रुकिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करते हैं, और हम कैसे ये एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये सेम चीजें मैं आपके सिस्टम पे भी सेटअप करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं जस्ट यही वेक्टर यूज कर लूंगा। ये पाइनकोन एक समझ लें कि डेटाबेस है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें 2 GB स्पेस देते हैं, जो कि इनफ होता है हमारे लर्निंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। अब ये देखिए, मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फ्रेश डाटा ऐड करें इधर। अब ये देखें, कैड को खोलता हूँ तो जीरो हमारे पास वेक्टर काउंट है। अब आ जाते हैं वापस, कैड ही सिलेक्टेड है और मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब ये देखें, एम्बेडिंग मॉडल है ओपन एआई का, लाइक चैट जीपीटी का एम्बेडिंग मॉडल है। इन्होंने डिफरेंट एम्बेडिंग मॉडल्स बनाए हुए हैं जो हमारे टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें पहला वर्कफ्लो चला। अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है, हो गई है। अब वो लोडिंग कर रहा है कि किस फाइल की टाइप थी। अब वो कन्वर्ट कर रहा है हर स्प्लिट करके चंक्स में, नंबर्स में, और टेक्स्ट को स्टोर करवा रहा है पाइनकोन में। ये देखें सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको पाइनकोन में जाके दिखाता हूँ। ये देखें 287 हमारे पास चंक्स बना दिए इसने। मैं दोबारा इसे रिफ्रेश करके खोलता हूँ तो हमारे पास ये देखें चंक्स शो हो रहे हैं, हर चंक इधर शो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। पहले चंक में हमारे पास क्या आ रहा था, समथिंग एरर आ गया। दूसरे में क्या स्टोर हुआ है, इसमें कुछ डाटा आया है, ये देखें डॉकर। ये तो एरर ही स्टोर करवा रहा है, क्योंकि फाइल रीडेबल नहीं होती तो एरर आ जाते हैं। इफ यू गेट अनस्पॉटेड प्राइवेट की फाइल, ये सारे अनस्पॉटेड फाइल्स आ रही है। ओके ओके ओके, लेट मी चेक वन थिंग कि ये फाइल कौन सी स्टोर, डाटा कौन सा आया है, क्योंकि मैंने तो चेंज कर दी थी फाइल गूगल ड्राइव से। अब ये शो ही नहीं करवा रहा है। एक मिनट बस, मैं आपको डाटा दिखाना चाह रहा हूँ किस फॉर्मेट में इधर स्टोर होता है। पहले हमें एक्चुअली डाटा ही वेरीफाई करना चाहिए कि वो सक्सेसफुली इधर आ गया कि नहीं। ये देखो, अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ किसी और चंक पे,
फाइल पीडीएफ लोड एग्जांपल पोलिंग कर यस, ये इस वजह से एरर आ रहे हैं कि कुछ फाइल ऐसी थी जिसमें इमेजेस थे, तो ये इमेजेस को रीड नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमारे पास और लोडिंग मॉडल होते हैं जो डाटा को रीड करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। बट ये कुछ डाटा सही भी आ रहा है, ये देखें, रिफ्रेश बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड बॉइलिंग पॉइंट एवेपोरेशन, तो ये सही चल रहा है, कुछ डाटा सही भी आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि डाटा स्टोर कैसे हो रहा है। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसी चेक में कुछ रीडेबल डाटा सही था, तो यही इसके बारे में दिखाता हूँ। इसके मैं थ्री डॉट पे जाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एम्बेडिंग मॉडल क्या करते हैं कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमारे एक चंक को और नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, हर हमारे इस वेक्टर की डायमेंशन होती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा डायमेंशन क्या होती है, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने टेक्स्ट को, और ये वेक्टर्स जो है 1536 वेक्टर की डायमेंशन, एक वेक्टर की डायमेंशन 1536 है। वो मैं आपको बताता हूँ, हर एम्बेडिंग मॉडल की डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ डायमेंशन होती है 768, कुछ 1536, कुछ 3072। तो इस तरह हमने जो स्टैंडर्ड लेवल है डायमेंशन का वो 1536 यूज करते हैं। ये हमारे पास एक चंक आया था जो हमारा टेक्स्ट उसने रीड किया बुक में से, एक चंक बनाया, और ये उसको इसने नंबर्स में कन्वर्ट किया, वेक्टर्स में। तो ये यूनिक नंबर्स है। इसी तरह जब हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बनाए गए थे, तो जो भी डाटा था उन्होंने इकट्ठा किया इंटरनेट से सारा, उसको यूनिक नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब जब यूजर क्वेश्चन पूछेगा ना कोई भी, हम उसको भी इसी एम्बेडिंग मॉडल से नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हम कंपेयर करेंगे मोस्ट रेलिवेंट नंबर। जब फॉर एग्जांपल ये रेलिवेंट नंबर हमें मैच कर जाएगा पाइन कौन, तो हमें ये टेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा। फिर हम ये टेक्स्ट एलएलएम को देंगे कि ये देखो और ये क्वेश्चन था, आंसर जनरेट करो। फिर वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। ओके, तो अभी हमने ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको चैट करके देखते हैं इस बुक से। किसी भी चैटबॉट के दो पार्ट होते हैं, एक इंजेक्शन, एक रिट्रीवल। इंजेक्शन में हम डाटा स्टोर करवाते हैं, रिट्रीवल में हम डाटा कॉल करते हैं। अब हम रिट्रीवल में डाटा रिट्रीव करेंगे इससे। इसमें चैट जीपीटी मॉडल भी लगा लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पास पेड है इधर, तो फ्री वाला एरर ना दे दे। चलो ये देखें, अब ये एजेंट है, मैं इससे कुछ भी सवाल पूछूंगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पास सिलेक्टेड वही है। हाँ वही है। अब ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ हेलो, ये किसका माइक चल रहा है? भाई मैंने खत्म ही नहीं ओके, तो अब हम देखते हैं। ये देखें, मैंने हेलो पूछा, वो मुझे असिस्ट कर रहा है कि हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो ये एजेंट ने आंसर दिया, कोई पाइनकॉन का नॉलेज बेस हमारा कॉल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था एजेंट को मैंने प्रॉम्प्ट पे इसकी इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि तुमने मेरे क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर टूल को कॉल करना है। अगर मैं पूछूं किसी नॉलेज के बारे में देन उसे बताना, अदरवाइज उसे नहीं कॉल करना तुमने इस टूल को। अगर मैं किसी टूल को नहीं कॉल करता तो क्या है, ये एलएलएम है। जस्ट ये सिंपल एलएलएम ने आंसर किया है। बट अगर मैं कोई टूल अटैच कर देता हूँ किसी भी एलएलएम के साथ, ये क्या बन जाता है, एजेंट। अब ये एजेंट बन गया है। अब मैं इससे पूछता हूँ, हम बुक खोल लेते हैं, इधर खुली सी बल्कि आई थिंक। अब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो जिसमें इमेजेस ना हो, बस वो इजीली रीडेबल हो, फिर देखते हैं वो आंसर कर पाता है कि नहीं। क्योंकि इमेजेस वाला उसने टेक्स्ट नहीं रीड किया था, बुक बहुत ही ज्यादा ना। हम देख लेते हैं, डज द चेंजेस कंप्लीट, यस, इसमें तो आंसर भी लिखे हुए हैं, ये तो अच्छा रहेगा। अब यही सवाल पूछ लेते हैं, चेक। ये कहना जरूरी तो नहीं होता, बट मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ कि वो देखे नॉलेज बेस को और इसका आंसर ढूंढ के लाए, ताकि आप लोग देखो प्रैक्टिकली। ये देखें, इसने पाइनकॉन के टूल को कॉल किया है, एम्बेडिंग मॉडल भी चला है लाजमी। अब इसने क्या किया है, एम्बेडिंग मॉडल ने सबसे क्वेश्चन को लिया है और ये क्या किया, आउटपुट में उसने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हर एलएलएम में जब क्वेश्चन पे पूछते हो आप चैट जीपीटी जेमिनी पे, वो नंबर्स में यूनिक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होता है। देन वो सर्च होता है ये नंबर पाइनकॉन में। फिर इससे रेलिवेंट नंबर जब हमें मिल जाते हैं तो हम उसका आंसर जनरेट कर देते हैं।
अब ये देखें, इसने आंसर तो बड़ा डिटेल से जनरेट कर दिया है। अब इसका आंसर वैलिडेट कर लेते हैं। इसमें तो शॉर्ट ही था, इसमें तो बड़ा डिटेल से बता रहा है। अब इससे मैं कहता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट आंसर बताए विदाउट एडिंग एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन में हमें बताना पड़ता है योर एनालिसिस कोड कैन यूज दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड जस्ट provide the same exact information but do not fabricate लेट्स इसे क्लोज करते हैं और इसे दोबारा ओपन करते हैं, सेट करते हैं। मैं कुछ ऐसा डाटा लेता हूँ जिसमें कुछ आंसर और वैलिडेट सही हो पाए। वाई दी हेड ये सारे आंसर भी शॉर्ट शॉर्ट ही ऐसे करता हूँ। ये चीज पूछता हूँ, ये भी इसे हेल्प हो करे। ये देखते पाइनकॉन कोड कॉल कर रहा है और आंसर लेके आ रहा है। Ice melts when pressure is accelerated on this because pressure is lower. Let me see. Ice melt when pressure. You can see that आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं इसको भी कॉपी करके इधर ले आता हूँ, आप वैलिडेट कर लें। तो आप दोनों आप सब देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट उसी को पकड़ा है जो हमारे आउटपुट से आया था। क्योंकि सिमिलैरिटी सर्च हो रही है ना, इसी को कहते हैं सिमिलैरिटी सर्च। हमारे नंबर्स पाइनकोन में गए, उससे सिमिलर आंसर लेके आए सर्च करके, उसने सिमिलर चंक पकड़ के लाया और वो आंसर लेके आया एग्जैक्ट। तो ये जो पाइनकोन है ये वेक्टर स्टोर है, हमें नंबर्स लेके उसके रिलेटेड नंबर्स और उसके चंक्स रिटर्न कर देता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, और मोस्ट सिमिलर सेंड करता है। अभी हमने इधर मोस्ट सिमिलर 4 सेलेक्ट किए। अब ये देखें, इसने 4 चंक्स दिए थे, ये चंक 1 था, चंक 2 था और चंक 3। उससे मोर सिमिलर मोर रेलिवेंट जो थे। अब अगर इधर हम 2 सेलेक्ट कर देंगे तो ये और ज्यादा नियरेस्ट करीब उसके सिमिलर नंबर लेके आएगा। तो इस तरह हम अपने जितनी भी बुक्स हैं, नोट्स हैं, सबको एक जगह स्टोर करवा के एक एजेंट बना सकते हैं और उसे अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, एक वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई असाइनमेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वो इजी वे में समझा देगा और आसान अल्फाज में आपको उसके बारे में बताएगा, बजाय आप पूरी बुक को फाइंड आउट करें, उसका आंसर ढूंढे। तो इस तरह एजेंट्स काम करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, तो क्लास आई थिंक खत्म ही होने वाली है।